हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित तिवारी। करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 21 मई और आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो कि द हिंदू आर्टिकल में आई हुई हैं। ठीक है, तो हम अपने करंट अफेयर्स में फ्री पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। यूपीएससी यूपीपीएससी प्री मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग होती है। ठीक है, इससे आपका जो है पूरी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो पाती है। और करंट अफेयर्स जो होते हैं वो आपके लाइफ में, आपके यूपीएससी की लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो उनको कभी मिस मत करिएगा। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में और आपके पूरे ओवरऑल सिलेक्शन में। ठीक है, तो चलिए आज टोटल जो आज की टॉप न्यूज़ है उसमें 4 खबरें हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम जो कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज उनको कुछ इंटरेस्ट देना होता है, उनको उन्होंने माफ कर दिया है। उसके संबंध में कुछ बातें हैं। दूसरा, ताइवान के एक नए लीडर, नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो उन्होंने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में क्या क्या बोला है और क्या चाइना के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तीसरा, हम लोग पढ़ेंगे वीनस वाटर मिस्ट्री के बारे में कि पहले, आज से 4 अरब साल पहले जो है वीनस पर इतना पानी हुआ करता था कि वो पूरा वीनस जो है 3 किलोमीटर समुद्र से ढक जाए, लेकिन आज ये स्थिति है कि 3 सेंटीमीटर गहराई का समुद्र बन रहा है इससे पूरे वीनस पर। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इंडिया चाइना कंजम्पशन कंपैरिजन पर। ठीक है, तो ये जीएस पार्ट सेकंड का हिस्सा हो गया। जीएस थर्ड भी आप मान सकते हैं, इकोनॉमी का पार्ट है ये। ठीक है, जीएस फर्स्ट का पार्ट है ये। और जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे तो जीएस सेकंड की बात हो जाएगी। और पहला जो मामला है वो भी जीएस सेकंड की बात है, क्योंकि वो आईजीपी का मामला है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उसमें खास करके जुडिशियरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा मामला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो पूरा मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया है। टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया गया है उस इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया है। ये अलग बात है कि जो हमारी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने इस बात का एक प्रकार से विरोध किया, आपत्ति जताई है कि इस तरीके की मांग जो है टेलीकॉम कंपनियों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मामला पूरा समझते हैं। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2023 के फैसले से जो उत्पन्न होने वाले आयकर पर ब्याज को एक प्रकार से माफ कर दिया। जैसे खास करके भारतीय एयरटेल, रिलायंस, जो एयरटेल कंपनी है उसके बारे में भी आपको पता है, एयरटेल है, ठीक है, रिलायंस है, ठीक है, एयरटेल, रिलायंस और वोडाफोन आइडिया, जिसको आप शॉर्टकट में अभी आजकल क्या बोलते हैं, वोडाफोन आइडिया को हम आजकल बोलते हैं वीआई, बनो किसी के हम। ठीक है, तो इसके बारे में, इसको थोड़ा सा फायदा ये हो गया है कि उनको जो टैक्स देना होता है, खास करके किसी भी टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ता है ना, तो लाइसेंस जब वो लेती है तो उस लाइसेंस को लेने के लिए उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ पैसे मतलब कुछ शुल्क देना होता है और अपने राजस्व में, अपने रेवेन्यू में कुछ हिस्सा जो है वो सरकार को देना पड़ता है। तो उसी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं कंपनियों को एक प्रकार से राहत दी है। ठीक है, अब कंपनियों ने क्या, कंपनियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझिए क्या मामला है। मामला ये है, एक मिनट सॉरी, मामला आपका ये है कि बीवी नाग रत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने करदाताओं को यह कहने के बाद कि मतलब 2001 और 2002 के आसपास में हुआ क्या था, उस टाइम पर जो ये टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके ऊपर जो टैक्स का बहुत भारी भरकम वो लगा था, बोझ था। ठीक है, उनके ऊपर भारी बोझ था टैक्सों का। तो उसी का हवाला देते हुए कंपनियों ने कहा कि हमारे ऊपर एक तो उस टाइम पर खुद ही बहुत बोझ था, तो हम लोग आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ये जो टैक्स लग रहा है, ये जो अलग से इंटरेस्ट लग रहा है, उस इंटरेस्ट को हमारे लिए थोड़ा माफ, आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब चूंकि इसके विरोध में या इसके अगेंस्ट में जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, एन वेंकट रमन ने कहा कि ये जिस प्रकार का अनुरोध किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, क्योंकि जब टैक्स पेयर्स अपना काम पूरा कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर, जो करदाता हैं, उन जितनी मांग की जा रही है, जब टैक्स पेयर अपना पैसा दे रहे हैं तो इन कंपनियों को अपना इंटरेस्ट जो है देना चाहिए। ठीक है, कंपनियों को अपना इंटरेस्ट देना चाहिए, गलत चीज है। ठीक है, और
इन्हीं दलीलों पर विचार विमर्श करने के बाद जो बेंच है उसने 17 मई के 4 पन्नों के आदेश में अपने क्या बोल दिया, उन्होंने कहा कि अब जो है चूंकि इस अदालत का जो फैसला है वो 16 अक्टूबर 2023 का है, तो उसमें कुछ और दूसरा फैसला दिया गया था। जो 16 अक्टूबर 2023 का फैसला था, एक पुरानी बेंच ने दिया था, उसमें मामला दूसरा था, ठीक है, उसमें मामला दूसरा था, ठीक है। लेकिन इस बार जो फैसला हुआ है, जो अब की बार 17 मई को जो फैसला दिया गया, उसमें क्या हुआ कि ब्याज का भुगतान जो कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा किया जाना है, उसको अब माफ कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको माफ कर दिया, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत जो है टेलीकॉम कंपनियां जो हैं उनको राहत मिलेगी, ठीक है। अब इसका मामला समझ लीजिए, टेलीकॉम पॉलिसी क्या है, टेलीकॉम की जो पॉलिसी 1999 की है, उसमें समझिएगा, इसमें निर्धारित किया गया था कि एक लाइसेंसधारी जो है उनको एक मुफ्त प्रवेश शुल्क, मतलब उनको क्या करना है, जब वो प्रवेश लेंगे या जो एज ए कंपनी जब वो एंट्री लेंगे तो उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, और अपने रिवेन्यू के हिस्से पर, मतलब जो भी उनको रिवेन्यू राजस्व प्राप्त होगा उसके एक हिस्से पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। तो दो चीजें, एक तो प्रवेश शुल्क, एक क्या उनको देना है, एक प्रवेश शुल्क देना है, प्लस क्या देना है, वो जो भी अपना पूरा उनका जो भी ग्लोबल या ग्रॉस जो भी उनको रेवेन्यू हो रहा है, जो पैसा वो जो कमा रहे हैं, जो फायदा ले रहे हैं, उसका भी कुछ परसेंट जो है वो लाइसेंस लेने के लिए देंगे, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब 2000 अक्टूबर 2023 का जो फैसला होता है उसमें निष्कर्ष निकाला था कि अगर लाइसेंस शुल्क को दिया जा रहा है तो उसका जो भुगतान है वो लाइसेंस का अस्तित्व के साथ साथ व्यापार के आंतरिक हिस्से में भी रहेगा। मतलब जब तक आप लाइसेंस प्राप्त करेंगे या जब तक आपके साथ लाइसेंस चलेगा, तब तक आप अपने रेवेन्यू का आंतरिक हिस्सा जो है, जो भी परसेंट होगा, उसको आप भुगतान करेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर के अपने फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि अगर भुगतान, ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, अगर वो भुगतान नहीं करेंगी तो उनको उनके जो व्यापार है उनको व्यापार से बाहर कर दिया जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। क्या किया जाएगा, व्यापार से बाहर कर दिया जाएगा। और ये जो मामला था अक्टूबर का 2023 का, ये फैसला दिसंबर 2013 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर आधारित था। मतलब कि 2023 में दिसंबर 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, ठीक है। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 23 अक्टूबर 2023 में दिया, जिसमें यह बोला कि अगर टेलीकॉम कंपनियां भुगतान करने में असफल रहती हैं अपने लाइसेंस के लिए, तो उनको व्यापार से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। ये आपका पूरा मामला है। और उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि की थी, ठीक है। 1999 की नीति के तहत दूरसंचार कंपनियों द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय शुल्क राजस्व व्यय था, न कि पूंजी। मतलब कि जो भी दूरसंचार कंपनियों द्वारा भुगतान किया जा रहा था वो एक प्रकार से परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क राजस्व व्यय था, ठीक है। वो पूंजी नहीं थी, कैपिटल नहीं था वो, ठीक है। ये पूरा मामला है। तो आपका ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। बस फाइनल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टेलीकॉम कंपनियां उनको कुछ इंटरेस्ट देना था लाइसेंस के रूप में, लाइसेंस के बदले में, उसको क्या है किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं। अगले आर्टिकल, इस आर्टिकल में बताया गया है कि ताइवान के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम क्या है, लाई चिंगते, ठीक है। उन्होंने सोमवार को अपने उद्घाटन भाषण में क्या बोला, उसमें कहा कि हम शांति चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, हम शांति चाहते हैं, ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि जो ताइवान है, ताइवान की खासियत ये है कि एक बात आप समझिए, एशिया का पहला ऐसा देश है ताइवान जो है, एशिया का पहला ऐसा कंट्री है जहां पर सेम सेक्स मैरिज को वो मान लिया गया था, लीगल कर दिया गया था। तो एशिया का ऐसा पहला देश है जिसने एक ही लिंग के विवाह को क्या किया था, वो लीगल कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको ये ख्याति प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। सेम सेक्स मैरिज लीगल करने वाला एशिया का पहला कंट्री है, ठीक है। अब समझिएगा मामला कि अपने भाषण के दौरान लाई चिंगते ने कहा कि हम चाइना के साथ शांति स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। चाइना के साथ क्या स्थापित करना चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा दूसरा उन्होंने क्या कहा कि ये जो हमारा पूरा आइसलैंड है उसको डराने धमकाने से बेहतर है कि आप शांति से काम करें, ठीक है। और दूसरी चीज,
अपने शपथ लेने के बाद कहा कि हमको उम्मीद है कि चीन जो है ताइवान के अस्तित्व जो है उसका जो एग्जिस्टेंस है उसकी वास्तविकता का क्या करेगा, सामना करेगा, मतलब मानेगा कि ताइवान एक अलग राज्य है या अलग देश है, जो कि चाइना नहीं मानता। चाइना की क्या बात है, चीन मानता है कि जो ताइवान है कोई अलग संप्रभु देश नहीं है, हमारा ही हिस्सा है। और चीन हमेशा जो है ताइवान को अपने कब्जे में करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है, ठीक है। तो उसी के विरोध में श्री लाई ने कहा कि बीजिंग को न तो झुकने और ना ही उसको उकसाने की प्रतिज्ञा की, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको ना तो उनके सामने झुकना है और ना ही उनको उकसाना है, ठीक है। और इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि चीन कई बार क्या किया है, घुसपैठ का प्रयास किया है, कई बार जो है ताइवान की जो सुरक्षा है, जो संप्रभुता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इसलिए लाई ने कहा कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं और ये भी है कि हम झुकेंगे भी नहीं किसी मामले में, बात समझिएगा, ठीक है। और जो लाई साहब हैं उनकी जो पार्टी है उसका क्या नाम है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है, जो कि चीन से स्वतंत्रता नहीं चाहती है, सॉरी, चीन से स्वतंत्रता नहीं चाहती है, लेकिन उसका कहना है कि ताइवान पहले से ही एक संप्रभु राष्ट्र है। मतलब स्वतंत्रता तो वो चाहेगा ना जो ये मानेगा कि नहीं हम चीन के कब्जे में है। वो ऑलरेडी मानता है कि ताइवान पहले से ही एक संप्रभु है, एक सवर्ण देश है। तो जब वो ऑलरेडी एक सवर्ण देश है, संप्रभु देश है, तो उसको स्वतंत्रता किस बात की चाहिए, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब ये तो ठीक है, उसके बाद अब चाइना का क्या इस पर रिएक्शन आता है, चाइना क्या बोल रहा है, चाइना कह रहा है कि सॉरी, चाइना बोल रहा है कि ये जो भाषण दिया है, ठीक है, लाई साहब ने ये जो स्पीच दी है, ये बहुत ही एक प्रकार से नकारात्मक स्पीच है, ठीक है, नकारात्मक भाषण दिया है लाई साहब ने, ये चाइना का मानना है। चीन हमेशा से ही ताइवान को अपने कब्जे में करने के चक्कर में रहता है। तो चाइना ने कहा कि ये जो लाई साहब का उद्घाटन भाषण है, उसमें क्या फैलाया जा रहा है, उसमें अलगाववाद की भ्रांति फैलाई जा रही है, अलगाववाद की भ्रांति। अब आप इससे दिमाग सोच सकते हैं कि चाइना किस स्तर पर सोच रहा है। अलगाववाद मतलब वो ताइवान को अपना ही एक पार्ट मान रहा है और ये बोल रहा है कि चाइना ताइवान जो है कुछ बोइंग बोइंग एक विमान है और कुछ हथियारों पर जो खरीद फरोख्त है ताइवान की, उस पर भी चाइना ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। मतलब मामला थोड़ा सा गंभीर हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये भी हुआ कि वो बोलता है कि ताइवान एक विद्रोही प्रांत है, ठीक है, वो क्या मानता है, ताइवान एक विद्रोही प्रांत है। और कभी भी चाइना का अपना सोच है कि ताइवान को कभी भी हम बलपूर्वक अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी समझिएगा कि ताइवान जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश है, ये भी समझिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर मामला है, ताइवान चाइना के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना चाहता है, परंतु चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान फ्री रहे, ठीक है। ये आपका पूरा मामला है। अब आगे समझिएगा, एक आर्टिकल छपा है शुक्र ग्रह पर पानी के संबंध में, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले, कितने, आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले शुक्र ग्रह पर बहुत पानी था, ठीक है। शुक्र ग्रह पर पानी की बहुत अधिक संख्या थी, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी पानी जो है बहुत कम हो गया है, या ऐसे बताइए कि नाम मात्र का है, बहुत कम पानी, ठीक है। ये पूरा मामला समझिएगा। अब कारण क्या हो सकता है, शुक्र ग्रह पर जो पानी खत्म हो गया है उसका कारण क्या हो सकता है, उसका सबसे बड़ा कारण हो जाएगा कि शुक्र ग्रह का जो तापमान है वो तकरीबन 450 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो तापमान है ये पानी के क्वथनांक से अधिक है, ठीक है। पानी का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस जिस पॉइंट पर पानी उबलने लगता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको 100 डिग्री माना गया है, ठीक है। तो इतना ज्यादा है कि 450 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर पानी वहां रहेगा भी तो किसके रूप में रहेगा, उसके वायुमंडल में वाष्प के रूप में रहेगा। अगर पानी उसके वायुमंडल में रहता है भी है तो वाष्प के रूप में रहेगा। दूसरी चीज, सूरज से निकटता भी है, शुक्र ग्रह की सूरज से निकटता भी है, जिसकी वजह से उसके सतह पर और गर्मी रहती है, तो पानी के जो अणु हैं वो टिक नहीं पाएंगे। और सूरज की जो गर्मी है उसके और पराबैंगनी विकिरण आपस में मिलकर क्या करते हैं,
शुक्र के आयन मंडल में पानी के अणुओं, उनके घटकों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विभाजित कर देते हैं। अब जैसे वाटर का आपको पता ही एक फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, H2O। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन, इसी से पानी बनता है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो पानी कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब उसको विभाजित कर दिया जाएगा तो पानी बनने का चांस कम हो जाएगा। और वैसे भी वहां का जो वायुमंडल है, उसका जो ऊपरी क्षेत्र है, वहां पर आवेशित मतलब कि चार्ज परमाणु क्या होते हैं, चार्ज परमाणु अणु और उनके जो इलेक्ट्रॉन है, वहां बहुत हाई स्पीड में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब जैसे घूमते रहेंगे तो जब हाइड्रोजन चला जाएगा, पलायन कर जाएगा, हाइड्रोजन जब वहां से हटकर आगे बढ़ जाएगा, पलायन कर जाएगा, तो ऑक्सीजन अकेले थोड़ी ना पानी बना पाएगा, और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन बनेगा, इसलिए और पानी कम हो गया। दूसरा चीज, समय के साथ जल स्तर इतना कैसे कम हो गया शुक्र ग्रह पर, इसके बारे में बहुत अलग अलग चीजें, बहुत अलग अलग सिद्धांत हैं। तो एक बड़ा सिद्धांत है, थर्मल और गैर थर्मल प्रक्रियाओं को दोषी मानते हैं। तो थर्मल प्रक्रियाओं को, अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज थर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रक्रिया क्या है। तो थर्मल प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जब हाई टेम्परेचर पर किसी चीज को प्रोसेस किया जाता है, मतलब बहुत उच्च तापमान पर, खास करके 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है। जब 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किसी भी चीज को प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लो, अब प्रोसेस करने में क्या चीजें आ सकती हैं, प्रोसेस करने में, जैसे मान लो हम प्लास्टिक को जलाते हैं, प्लास्टिक को क्या करते हैं, गलाते हैं, उसके रिसाइकिल करते हैं, ये हो गया। वेस्ट का रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, खत्म करते हैं, ये सब थर्मल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और नॉन थर्मल प्रोसेस क्या होता है, नॉन थर्मल जो प्रोसेस होता है, उसमें बहुत कम तापमान का इस्तेमाल होता है, बहुत नाम मात्र का, जैसे कि पाश्चुरीकरण। अब आप पूछेंगे पाश्चुरीकरण क्या होता है। पाश्चुरीकरण होता है कि जब हम कभी भी पानी या दूध को बहुत तेजी से उबालते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बहुत तेजी से उबालते हैं और बहुत जल्दी से बंद कर देते हैं। तेजी से उबालते हैं, मान लो 60-70 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस या मान लो 75 डिग्री सेल्सियस पर बहुत तेजी से उबालेंगे, और उसके बाद बहुत जल्दी से ठंडा कर देंगे, तो उसी को हम बोलते हैं पाश्चुरीकरण। क्योंकि लुईस पास्चर ने इसको खोजा था, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदि को मारने के लिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पाश्चुरीकरण, ठीक है। ये पूरा मामला है, ठीक है। अब आगे समझिएगा कि शुक्र के बाहरी वातावरण को किसने गर्म किया, सूरज ने किया, और बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, और इतना गर्म कर दिया कि हाइड्रोजन गैस जो है वहां से कहां चली गई, स्पेस में चली गई, वहां से कहां चली गई, और स्पेस में चली गई, और यह तब तक जाती रही, इसका पलायन, मतलब हाइड्रोजन गैस तब तक पलायित करती रही जब तक कि जो शुक्र का या शुक्र के बाहरी वातावरणीय टेम्परेचर 2.5 अरब वर्ष पहले तक नॉर्मल नहीं हो गया, ठीक है, या जिसको आप बोले ठंडा नहीं हो गया, ठीक है। तब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, विशेष रूप से थर्मल, गैर गैर थर्मल प्रक्रिया के माध्यम से पानी की हानि होती है, ठीक है। इससे पहले तो मैंने आपको थर्मल प्रोसेस बताया, उसके बाद शोध में इस बात पर भी पता लगाया जा रहा है कि कैसे नॉन थर्मल प्रोसेस से भी पानी की हानि हो सकती है, ठीक है। ये पूरा आपका मामला है। आगे समझिएगा कि अब थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा, प्लेनेट जो वीनस है उसके बारे में समझिएगा। वीनस इज ऑफन विजिबल टू द नेकेड आई, मतलब वो नंगी आंखों से आप देख सकते हैं। कब देख सकते हैं, मॉर्निंग में देख सकते हैं, ठीक है, इवनिंग में भी देख सकते हैं, इसलिए इसको भोर का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं, आपको पता है। और इसको अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ट्विन, क्योंकि इसका साइज क्या है, सिमिलर है, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, इसके एटमॉस्फेयर में तकरीबन 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, 3.5 नाइट्रोजन प्लस और गैसेस पाई जाती हैं, और जितनी ग्रेविटी अर्थ पर होती है उसकी 0.9 इसकी ग्रेविटी होती है, ठीक है। इतना समझिएगा।
और जो सरफेस की कंडीशन है वो क्या है, एयर प्रेशर कितना है, धरती से 90 गुना ज्यादा, धरती से कितना ज्यादा है, 90 गुना। टेम्परेचर कितना है, 870 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 465 डिग्री सेल्सियस। और हवाओं की स्पीड कितनी है, तकरीबन 220 मील पर आवर, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मामला आप समझिए। इसके अंदर का क्या है, वीनस कोर इज सॉलिड अनलाइक अर्थ, मतलब जिस तरीके से पृथ्वी के कोर जो है वो सॉलिड नहीं है, लेकिन जो वीनस का कोर है वो सॉलिड है। और यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस बाई ए डायनेमो इन द कोर। ठीक है, ये पूरा मामला है। डायमीटर कितना है इसका, 7520, मतलब 12100 किलोमीटर तकरीबन, इतना जो है डायमीटर है वीनस का। और स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ, मतलब अर्थ से थोड़ी ही छोटी है। ठीक है, और जितने भी आने वाले वीनस मिशन है, शुक्र ग्रह को समर्पित जो भी, जैसे कि भारत का शुक्रयान भी हुआ, जितने भी मिशन हैं वो उसके लोअर एटमॉस्फेयर पर ज्यादा फोकस हैं। ठीक है, अब थोड़ा शुक्र ग्रह के बारे में और अच्छे समझ लीजिए। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, वो मैंने अभी आपको पिक्चर में बता दिया। इसको शुक्र ग्रह कहते हैं, और सबसे सौरमंडल का सबसे चमकीला सितारा इसको मानते हैं। यह बुध के बाद सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है, मतलब ये सूरज है, तब ये बुध है, ये शुक्र है। ठीक है, इसका अगर आप जैसे पृथ्वी सूरज से ग्रहों की दूरी का अगर आप मतलब ट्रिक देखना चाहें तो एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, माई, ध्यान से, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, ये थ्योरी है जिसमें माई से एम से क्या हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, वी से क्या हो गया, वीनस हो गया, ई से अर्थ हो गया, एन से मार्स हो गया, जे से जुपिटर हो गया, एस से सैटर्न हो गया, ई से यूरेनस हो गया, एन से नेपच्यून हो गया। तो ये सूरज से, सन से जो ग्रहों की दूरी है उसके बारे में है। ठीक है, सौरमंडल का एक सबसे चमकीला ग्रह है, और बुध के बाद सूर्य के सबसे निकटतम है, और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, क्योंकि ये है आपका मरकरी, और ये है वीनस, और ये है अर्थ, एकदम बहुत करीब में है, और ये अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। ठीक है, और शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 243 दिन बराबर, मतलब जितना पृथ्वी पर एक दिन होता है, सॉरी, शुक्र का एक दिन जो है पृथ्वी के लगभग 243 दिनों के बराबर होता है। और माइक्रोबियल जीवन के एक संभावित संकेतक फास्फीन गैस का पता शुक्र के वायुमंडल से लगाया गया है। ठीक है, फास्फीन गैस मतलब शुक्र ग्रह पर पाया गया है। और शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा बोलते हैं और सांझ का तारा भी बोलते हैं। और शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, और इसका जो अधिकांश वातावरण है वो किससे बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से। और इसीलिए यहाँ का तापमान बहुत अधिक है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, और जब ग्रीन हाउस गैस रहेगी जाहिर सी बात है तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, और इसका बहुत अधिक तापमान और इसका अत्यधिक अम्लीय वातावरण इस ग्रह पर जीवन को लगभग क्या कर दे रहा है, असंभव बना देता है। ठीक है, और एक और खासियत समझिएगा, सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के विपरीत यूरेनस के समान पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, एक तो यूरेनस और दूसरा वीनस, ये दोनों क्या, यूरेनस और वीनस जो है ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, बाकी और सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया चाइना का जो कंजम्पशन कंपैरिजन है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, इसमें बताया गया है जो भारत और चाइना के बीच कंजम्पशन का जो कंपैरिजन है उसके बारे में समझिएगा। उसमें यह बताया गया है कि 2023 में भारत जो है वो चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। ठीक है, अब चीन का मामला क्या है, चीन में जो विकास की दर है, खास करके जनसंख्या के विकास की दर क्या है, विकास दर क्या है, घट रही है। ठीक है, उनके प्रति 1000, मतलब चाइना में प्रति 1000 लोगों में जन्म कितने लोगों का हो रहा है, जन्म हो रहा है 6.4। ठीक है, एक प्रति 1000 में जन्म कितना हो रहा है, 6.4। और उनकी जो प्रजनन दर है, चाइना की जो, चीन की जो प्रजनन दर है
वो कितनी, उसकी फर्टिलिटी रेट लगभग 1 के बराबर है, 1% के आसपास, ठीक है। और दूसरा, चाइना जो है पिछले 6 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 6 दशकों में चाइना पहली बार निगेटिव ग्रोथ हुई है इसकी जनसंख्या में, निगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन। चाइना का जो पिछले 6 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसकी जनसंख्या में क्या हुआ है, निगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बढ़ती निर्भरता अनुपात जिसके समय के साथ बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। अब भारत की स्थिति देखिए, भारत की जो प्रजनन दर है, आप देखिएगा भारत की जो प्रजनन दर है उसके बारे में बताया गया है, वो अभी कितनी है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, 2.1, ठीक है। और ये उम्मीद है या आशा है कि 2060 के आसपास बढ़ने पर ये और चरम पर पहुंच जाएगी, मतलब 2060 के आने आने तक हमारी जो स्थिति है वो और चरम पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब इससे क्या हो रहा है, इस प्रकार के जो जनसांख्यिकीय विकास है, जो डेवलपमेंट है, खास करके डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक, ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, इससे असर क्या पड़ रहा है, इससे दोनों देशों के घरेलू खपत पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों देशों के घरेलू खपत पर बहुत असर पड़ रहा है, मतलब खपत बढ़, जाहिर सी बात है, जनसंख्या अगर बढ़ेगी, अगर जनसंख्या ग्रो करेगी तो खपत तो बढ़नी ही है, सीधी बात है। कंज्यूमर्स बढ़ेंगे ना भाई, कंज्यूमर बढ़ेंगे तो कंज्यूम नहीं ज्यादा होगा, समझ आ गई बात होगी, ठीक है। तो आप समझिएगा कि जो भारत है वो चीन की तुलना में अपने उपभोग पर बहुत ज्यादा खर्च करता है, ठीक है, समझिए बात। द डाटा रिवील्स दैट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया स्पेंड सिग्निफिकेंटली मोर ऑन कंजम्पशन देन चाइना, मतलब कि चाइना से ज्यादा खर्च कर रहा है कंजम्पशन में। और दूसरी चीज देखिएगा, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जिसको हम शॉर्टकट में पीएफसीई बोलते हैं, वो क्या करता है, वो किस प्रकार की गणना करता है, वो मेजर करता है, इसमें निवासियों और गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा खर्च के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि घरों और सेवाओं के उपभोग पर आधारित होते हैं, मतलब चाहे वो आर्थिक क्षेत्र के भीतर हो या बाहर हो। ये पूरा पीएफसी किसको बोलते हैं, इसमें जो निवासी होते हैं, जो घर के रहने वाले होते हैं, ठीक है, या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो जो भी सामान पर खर्च करते हैं, उनके जो भी खर्च होते हैं, खास करके वो चाहे घरों में हो चाहे आर्थिक सेवाओं के बाहर, उनका पूरा जो एक प्रकार से पूरा कैलकुलेशन जो है, उसी को हम बोलते हैं पीएफसीई, ठीक है। निवासी और गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा जो खर्च के रूप में परिभाषित किया, जो भी उनके घर में सेवाओं के उपभोग पर जो भी आधारित खर्च हैं, उन सारे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, पीएफसीई। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर इस आधार पर देखा जाए, बात समझिएगा, अगर इसको इस आधार पर देखा जाए तो भारत जो है अपने जीडीपी का 58% से ज्यादा, मतलब जीडीपी में 58% ज्यादा पीएफसीई कंट्रीब्यूट करता है, मतलब भारत में जो जीडीपी है उसमें तकरीबन 58% योगदान पीएफसीई का है, ठीक है। पीएफसीई मतलब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और वहीं पर अगर चाइना की बात करेंगे आप, तो चाइना में सिर्फ 38% है, पूरे चाइना की इकोनॉमी में पीएफसीई का अनुपात जो है, या जो परसेंटेज है, वो 38% है, ठीक है। ये पूरा आपका मामला है, ठीक है। आगे समझिएगा, 2023 में, सॉरी, ये तो जो मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था उसी का वो हिंदी वाला वर्जन है, ठीक है। दोनों के लिए पीडीएफ बनाता हूँ, आपको पता होना चाहिए, दोनों लोगों के लिए पीडीएफ में बनाता हूँ, ठीक है, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश में कोई समस्या ना हो। द हिंदू का ये पूरा न्यूज़पेपर है, उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए बना रहा हूँ जिससे किसी को समस्या ना हो, ठीक है। समझिएगा, जो पीएफसी का पूरा डेटा है, जो भी डेटा हमको प्राप्त है, उससे पता चलता है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना में तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। कितनी बड़ी है, 5 गुना ज्यादा बड़ी है। लेकिन उसके बावजूद जो पीएफसीई है, जो पीएफसीई है, उसका अपेक्षाकृत भारत के मुकाबले कम है, मतलब भारत की तुलना में केवल 3.5 गुना ज्यादा, मतलब इकोनॉमी 5 गुनी बड़ी है,
इकॉनमी कितनी बढ़ी है? 5 गुना बढ़ी है।